दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के पिछले कुछ सेशन में आपने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते कितने प्रकार के हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट उनके बारे में हमने डिटेल में बातें की। अब इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते वक़्त कुछ ऐसे रेशियोज़ होते हैं, कुछ ऐसे फाइनेंशियल रेशियोज़ होते हैं जिसके बेसिस पे हम इन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और भी अच्छी तरह से एनालाइज कर पाते हैं। तो ये फाइनेंशियल रेशियो होते कौन-कौन से हैं, आज के वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में, जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज़ करते वक़्त बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो इसमें कौन-सी सारी चीज़ें कवर की जाने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और उन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल से आपके सामने प्रेज़ेंट करने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही स्वीट वीडियो बनने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो मैं बात करने वाला हूँ एबिटा मार्जिन एंड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में। जी हाँ, एबिटा मार्जिन एंड एबिटा क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करना होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहला पार्ट जो है ये एबिटा मार्जिन से रिलेटेड है। एंड व्हाट इज एबिटा एंड एबिटा मार्जिन है, इसका सीएजीआर ग्रोथ किस तरह से निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसको ये जो पैरामीटर है, इसे फंडामेंटल एनालिसिस करते वक़्त किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जी हाँ, दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल रेशियो में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रेशियोज़ होते हैं, तो उसमें सबसे पहले होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें हम इस वीडियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में ही बात करने वाले हैं। सेकंड जो होता है वो हमारा होता है लेवरेज रेशियो। जी हाँ, लेवरेज रेशियो के बारे में हम आगे के वीडियोज़ में बात ये करेंगे। इसके साथ ही थर्ड थर्ड जो रेशियो होता है, वैल्यूएशन रेशियो होता है। कंपनी का वैल्यूएशन से रिलेटेड जो रेशियो होते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है फंडामेंटल एनालिसिस में, वो सारी चीज़ें हम बातें करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट चौथा जो रेशियो होता है वो है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में किस तरह के फैक्टर्स मायने रखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त, वो सारी चीज़ें हम आगे के आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ और तो इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं वो कौन-कौन से हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो एबिटा मार्जिन एंड जिसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कहा जाता है। एंड इसके साथ ही एबिटा के जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, वो कैसे कैलकुलेट करना होता है, उसको फंडामेंटल एनालिसिस में किस तरह से एनालाइज करते वक़्त यूज़ करना होता है अदर कंपनी के कंपैरिज़न में। तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो सेकंड आता है वो है प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन। जी हाँ, इसी के साथ इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी कैसे कैलकुलेट करना होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन का जो हम कैलकुलेशन करेंगे, उसका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है वो कैसे कैलकुलेट करना था, वो सारी चीज़ें भी हम आगे के आने वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल मैं एबिटा मार्जिन और एबिटा ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। थर्ड जो है रिटर्न ऑन इक्विटी। जी हाँ, इससे आप भली-भांति परिचित हैं, बट इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, जो ये सीक्वेंस में बनता जाएगा। पहले एबिटा, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके बाद जो है रिटर्न ऑन एसेट पे भी वीडियो बनाऊँगा एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमारे एक तरह से आप इंडेक्स रेफर कर सकते हैं कि आगे आने वाले वीडियो आपको कौन से सीक्वेंस में और किस टॉपिक पे मिलने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कवर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो एबिटा मार्जिन होता है, ये एक्चुअल में क्या दर्शाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से ही आपको समझ में आ जाता है कि कंपनी की जो एफिशिएंसी है टू जनरेट द प्रॉफिट, ठीक है? जो भी इन्होंने रेवेन्यू जनरेट की है, वो कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो मीनिंग है वो यही है कि कंपनी को हम इस तरह से एनालाइज कर पाएँ कि कंपनी को हम समझ पाएँ कि भैया ये जितना भी पैसे अर्न कर रही है, ठीक है? तो उसमें कुछ खर्चे भी होंगे, कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे, एम्प्लॉइज़ की सैलरी है, जो भी पावर बिल वगैरह है, रेंट है, वो सारे जो भी खर्चे होते हैं, वो सारे माइनस करके आपको जो बचते हैं प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी क्या है, ठीक है? तो वो आप कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ
आपने मान लेते हैं कि आपने ओप्पो का फ़ोन लिया, ठीक है? वहीं पे आपने रेडमी का भी फ़ोन लिया, ओके? अभी ओप्पो का फ़ोन 15,000 का है, ओके? और रेडमी का फ़ोन भी 15,000 का है। तो आप इसमें आप फीचर देखते हो कि ये कैमरे में क्या-क्या दे रहा है, ठीक है? कैमरे में कितना रेज़ोल्यूशन का कैमरा दे रहा है, फिर बाद में रेडमी में कैमरे में कितना रेज़ोल्यूशन मिल रहा है। मान लेते हैं इसमें 48 मेगापिक्सल है, ओके? बट इसमें आपको मोर देन 48 मेगापिक्सल मिलता है, मान लेते हैं 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, ठीक है? तो आप बोलोगे कि भैया ये 15,000 में तो मुझे 48 मेगापिक्सल ही दे रहा है, बट रेडमी मेरे को 64 मेगापिक्सल दे रहा है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा, ठीक है? तो ये सिंपल सा कंपैरिज़न होता है, तो इसीलिए जैसे कि ये मोबाइल मोबाइल के सीन में मैंने बोला, जैसे मोबाइल के पीयर टू पीयर कंपनी थे, उसमें आपने कंपैरिज़न किया कि 15,000 में मुझे ओप्पो क्या दे रहा है और रेडमी क्या दे रहा है, तो उससे आपने कंपेयर करके फाइनलाइज़ कर लिया कि भैया मैं रेडमी के साथ जाने वाला हूँ, ठीक है? तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। तो सिमिलरली एबिटा के कैलकुलेशन में भी होता है, एबिटा फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी। अगर कंपनी ए में एबिटा मेरा जो आ रहा है, मान लेते हैं ये 200 करोड़ का है, बट कंपनी बी जो है ये एबिटा जनरेट कर रहा है ऑलमोस्ट 300 करोड़ का, ठीक है? 300 करोड़ का। तो जितनी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दी जाती है, ठीक है? एज पर दी कंपनीज पॉलिसी एंड कंपनी का जो व्यू होता है अपने प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, अगर कुछ एक्सपेंशन है तो उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद कहीं डिविडेंड में थोड़ा कम ज़्यादा होता है, बट नॉर्मली जो एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि भैया जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर को कंपनी देती है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर एबिटा कंपनी ए का कंपनी बी से कम है, तो क्या आप प्रेफर करोगे कि भैया कंपनी बी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। मान लेते हैं इसने भी 1000 करोड़ का बिजनेस किया, इसने भी 1000 करोड़ का बिजनेस किया। अब इसमें से ये 200 करोड़ ही बचा पा रही है, बट इसमें 1000 में से ये 300 करोड़ बचा पा रही है, ठीक है? तो इसका मतलब यही होगा कि भैया ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है, कंपनी बी का जो मैनेजमेंट है काफ़ी एफिशिएंट है प्रॉफिट जनरेशन के मामले में, ठीक है? तो कुछ इसी तरह की चीज़ें हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। एबिटा मार्जिन में हम यही सारी चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है? आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने दे दी है सिंपल एग्जांपल से, तो शायद आगे चलकर आपको बहुत ही ईज़ी होगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो सारी चीज़ें समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए एबिटा मार्जिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रॉफिटेबिलिटी कितना एफिशिएंटली कंपनी जनरेट कर पा रही है, जिससे कि वो अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड पे कर सके। जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा डिविडेंड वो अपने शेयर होल्डर्स को पे कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह का फंडा होता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि एबिटा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जिसे हम एबिटा मार्जिन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हम कहते हैं। इट इंडिकेट्स दैट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंपनी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बताती है कि कंपनी को किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, सो दैट इसके रेवेन्यू जनरेट करने के बाद जो एक्सपेंसेस है वो माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचते हैं वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट और कितना ज़्यादा एज कम्पेयर टू पीयर कंपनी में बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले एबिटा का अगर आप कैलकुलेशन देखें तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला दिखाई देगा, एबिटा इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रिवेन्यू। ऑपरेटिंग रिवेन्यू जो आपको जनरेट हो रही है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दीजिए तो आपको एबिटा मिल जाता है। जी हाँ, मैं इसे एक एग्जांपल से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जो कि आपको एबिटा समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी और सहायक सिद्ध होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू, जो कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है उसमें से अदर इनकम को माइनस कर दो तो आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू आ जाता है। एंड वहीं पर बात करें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, तो टोटल एक्सपेंस जो हुआ है, कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस जनरेट हुआ है उसमें से फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस कर दीजिए तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाता है। यहीं पे अगर एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन क्या होता है, जो एबिटा आपने कैलकुलेट किया है यहाँ से, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग रेवेन्यू।
ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम। तो एबिटा मार्जिन क्या होता है? एबिटा डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। तो ये टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम इज नथिंग बट योर एबिटा मार्जिन, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए फॉर्मूलेज, और ये डेटा आपको कहाँ से मिलेंगे? जी हाँ, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये डेटा मिल जाते हैं, जो कि मैं आगे के स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आगे की स्लाइड पे चले तो यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ से आपको सेल्स रिवेन्यू भी मिल जाते हैं। यहाँ पे 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में किस तरह के रिवेन्यू जनरेट हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जा रही है। 3,986 करोड़ के, 4,707 करोड़, 5,202 करोड़। फिलहाल ये एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एक स्निप यहाँ पे रखा है, सो दैट आपको थोड़ा कैलकुलेशन करके भी बता दूं। यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम, ठीक है। टोटल रेवेन्यू माइनस अदर इनकम करोगे तो टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं 2015 की बात करता हूँ, ठीक है। तो 2015 की बात करूँ तो टोटल रेवेन्यू मेरा हो गया 4,707 करोड़, ठीक है। इसमें से अदर इनकम माइनस करना है मुझे, तो अदर इनकम कितना हो गया? ये 5 करोड़ का अदर इनकम है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 4,707 करोड़ माइनस 5 करोड़, ये माइनस कर दिया, 4,702 करोड़ आपका जो है ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू आपका क्या होगा? 4,702 करोड़। अब यहीं पे आप देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? टोटल एक्सपेंस। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस आपका 4,266 है, ठीक है। तो 4,266 माइनस फाइनेंस कॉस्ट, इसमें आपको फाइनेंस कॉस्ट कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको फाइनेंस कॉस्ट कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए तो आपको ये इंटरेस्ट दिखाई देगा। ये जो इंटरेस्ट होता है ये आपका फाइनेंस कॉस्ट होता है, ठीक है। या फिर कुछ बोरिंग या कोई उधार लिया हुआ है तो या कोई डेट है, तो उन सब के जो इंटरेस्ट है उसके उस इंटरेस्ट का जो वैल्यू होता है वही आपका फाइनेंस कॉस्ट होता है। तो ये 108 करोड़ जो है ये आपका फाइनेंस कॉस्ट है। एंड डेप्रिसिएशन आपको 98 करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप फाइनेंस कॉस्ट जो है 108 माइनस कर देंगे, उसके बाद 98 भी माइनस कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आपका आएगा अप्रॉक्स 4,060 करोड़ रुपए जो है ये आपका वैल्यू आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। अब एबिटा क्या होता है? एबिटा जैसे कि आपने देखा, ठीक है, एबिटा जैसे कि आपने देखा वो क्या होता है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो 4,702 माइनस 4,060 रुपये कर दो, 4,060 करोड़ रुपए कर दो, ठीक है। 4,702 माइनस 4,060 मैंने कर दिया, तो ये आता है 642 करोड़, ठीक है। ये 642 करोड़ रुपीस इसका एबिटा हो गया। पॉलीकैब इंडिया का 642 करोड़ का एबिटा जनरेट हुआ है मार्च 2015 में। वही आप कंपेयर कर सकते हैं कि मार्च 2023 में एबिटा क्या जनरेट हुआ था, ये आप कंपेयर करके देख सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 642 करोड़ आया है। सिमिलर कैलकुलेशन आप 2023 के लिए कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे कि 14,108 है, ठीक है। 14,108 में से आप अदर इनकम माइनस कर देंगे, 133 माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर बाद में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए टोटल एक्सपेंस माइनस फाइनेंस कॉस्ट जो इंटरेस्ट है वो, और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है वो माइनस कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करके आप टोटल एक्सपेंस से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएंगी, अब मैं आपको यहाँ पे करके ही दिखा देता हूँ। पूरा फाइनल वैल्यू मैं दिखाता हूँ एबिटा का वैल्यू जो आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में मैंने जैसे कैलकुलेट किया, तो इसका एबिटा जो आता है मार्च 2023 के लिए, ठीक है, मार्च 2023 के लिए एबिटा जो आता है 1979 आता है, ओके। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ कि 2015 में एबिटा क्या था और 2023 में एबिटा क्या है, तो ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 300% सोर अप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी 300% पिछले 8 सालों में ही आप देख सकते हैं कि 300% से भी ज़्यादा का इसका एबिटा बढ़ चुका है। तो ये एक ग्रोथ रेट आपको दिखाता है कि भैया एबिटा किस तरह से कंपनी का जो एबिटा है किस तरह से ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, और पिछले 8 साल में तो मैसिव
अमाउंट में बढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो यही आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई पीयर टू पीयर कंपनी होगी, जैसे पॉलीकैब केबल में है, तो केबल की ही कोई कंपनी ले लो, इसका पीयर टू पीयर कंपैरिजन करो। उनके एबिटा पिछले 8 साल में 2015 में क्या थे, 2023 में क्या है, तो वो कंपैरिजन करके आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो आप कर सकते हैं। तो एबिटा का ये रोल होता है यहाँ पे। अब आपको एबिटा मिल गया, ठीक है, तो एबिटा मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो एबिटा मार्जिन का कैलकुलेशन आपको पता ही है। तो एबिटा मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एबिटा मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए एबिटा डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग रिवेन्यू, ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग रिवेन्यू है इसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एबिटा मार्जिन मिल जाएगा। मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग रिवेन्यू के कंपैरिजन में एबिटा कितना जनरेट किया है वो परसेंटेज आपको पता चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एबिटा मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 2015 में एबिटा कैलकुलेट हुआ है 642 करोड़ रुपीज, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 642 करोड़ है। एंड टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो था ये 4702 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि 642 डिवाइडेड बाय 4702, ठीक है, इंटू 100 कर दो तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगा। तो एबिटा मार्जिन, यहाँ पे मैं एबिटा मार्जिन कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका एबिटा मार्जिन हो गया। एबिटा मार्जिन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा मैं गंदगी कर रहा हूँ, बट आपको समझने के लिए ये भी ओके है। 4702 यहाँ पे आप देखिए तो 13.65% का आपको एबिटा मार्जिन मिला है। मतलब आपके टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज का 13.65% जो है एबिटा कंपनी बचा रही है, जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। मतलब 13.65% की जो एफिशिएंसी है टोटल ऑपरेटिंग रिवेन्यू से, ये अपना प्रॉफिट बचा पा रही है। तो ये एक कंक्लूजन आप यहाँ से निकाल पाते हैं। इसके साथ ही आगे आगे के स्लाइड पे मैं आपको थोड़ा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ कैसे निकालते हैं वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। इसका बेसिक एग्जांपल होता है CAGR इज इक्वल टू ब्रैकेट में एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू एंड रेज टू दी 1 डिवाइडेड बाय n। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1। मतलब क्या हो गया, एंडिंग वैल्यू क्या होता है, जैसे 2023 में आपने देखा कि एबिटा मेरा था 1979, ठीक है, पिछले एग्जांपल में आपने देखा। वहीं 2015 में एबिटा कितना था, 642 करोड़, ओके। अब ये हो गया एंडिंग वैल्यू, ठीक है। 2023 में मेरा कितना CAGR से बढ़ा है वो एंडिंग वैल्यू मेरा ये हो गया। एंड जो बिगनिंग वैल्यू था, मैंने बिगनिंग कहाँ से स्टार्ट किया, 2015 से स्टार्ट किया, तो ये 642 करोड़ मेरा बिगनिंग वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए ये 1979 ये एंडिंग वैल्यू हो गया, ये फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1979 हो गया, CAGR इज इक्वल टू 1979 डिवाइडेड बाय 642, ओके। एंड 2015 से लेके 2023 कितना होता है, 8 साल होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 8, ओके। ये 8 कहाँ से आया, 2023 माइनस 2015, ये 8 साल का टेन्योर होता है, 8 ईयर्स, तो ये 8 यहाँ से आ गए माइनस 1। तो आप इसको कैलकुलेट करो आप, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको कुछ 0.1511 दिखाई देता है। मतलब क्या हो रहा है कि इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस टोटल वैल्यूज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको परसेंटेज में टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15.11% के हिसाब से, ठीक है, 15.11 का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाया है एबिटा जनरेट करने में इस कंपनी ने। तो ये एबिटा जनरेशन का हो गया। एंड सिमिलरली आप एबिटा मार्जिन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिखाना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो ये एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉलीकैब ने पिछले 8 सालों में 15% के हिसाब से CAGR ग्रोथ दिखाया है एबिटा का CAGR ग्रोथ दिखाया है 15% के हिसाब से। वहीं अगर इसके पीयर टू पीयर कंपनी है तो उसने कितना CAGR का ग्रोथ दिखाया है, मान लेते हैं उसने अगर 10% का दिखाया होगा तो डेफिनेटली आप पॉलीकैब को ही सिलेक्ट करोगे। अगर उसने 22% का दिखाया होगा तो डेफिनेटली उस सेकेंड कंपनी को आप चूज करोगे। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में यूज की जाती है। इस तरह से आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आई होप ये वीडियो आपको काफी इजीली समझ में आ चुका होगा।
तो इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट हो आपके माइंड में, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। एंड इसी के साथ-साथ फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अभी विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।